हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो हम लोगों ने जो कंटेंट वाले जो फैक्ट वाले मैंने पिछला वीडियो डाला हुआ है आदिकाल से, जो कि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, काल विभाजन और नामकरण की समस्या, अपभ्रंश साहित्य, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। और आगे का जो आज सीरीज हम करने वाले हैं वो है सिद्ध साहित्य। और सिद्ध साहित्य के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखने वाले हैं। तथ्यात्मक ये वीडियो होने वाली है जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपका बीपीएससी, पीजीटी और टीजीटी और यूजीसी नेट के लिए। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है हिंदी क्षेत्र से होने वाली ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज देखते हैं हम कि सिद्ध साहित्य में प्रमुख जो पुस्तकें रही हैं वो क्या थी, जो इम्पोर्टेंट कवि लेखक हैं वो कौन कौन थे, पहला कवि कौन है, उनकी ग्रंथ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही छोटी वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट को देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड के पास, ताकि मेरा हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है। और मैं एक नया अपडेट देना चाह रही हूँ कि मैं एक घटना चक्र सीरीज शुरू करने वाली हूँ, जिसमें टीजीटी और पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो मैं सारे सेट का एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। या समझ ली कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने वो पुस्तक देखा है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, ठीक है। तो मैं आपको सारे हिंदी साहित्य और अलंकार और काव्य शास्त्र से, यानी कि जितने भी आपके सिलेबस में लगी हुई है वो मैं सारे टॉपिक वाइज आपको करवाने वाली हूँ। तो ठीक है, तो जुड़े मेरे से और इसका आनंद लें अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच इतना सा अपडेट देने के लिए। अब चलते हैं सीधे अपने फैक्ट की तरफ। तो देखते हैं कि शरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। शरप्पा को आपको ध्यान रखना है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है, तो इनके नामों को अभी ध्यान में रखना है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं, तो यही शरप्पा हैं। अगर देखते हैं तो 84 सिद्धों में निम्न नाम पाए जाते हैं। तो ये 84 सिद्धों की नाम है, लेकिन इतना इसको पढ़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन मैंने ये ऐड कर दिया है। तो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नाम। इसमें लुइपा क्या थे, ते कायस्थ थे। लीलापा, बीरूपा, डोम्भिपा, तो डोम्भिपा पूछा जाता है, लुइपा पूछा जाता है। शबरपा क्षत्रिय थे, ये पूछा जाता है। शबरपा, शरहपा जो कि प्रथम सिद्ध का लायक क्या थे, तो ब्राह्मण थे। और गौरक्षा, तो ये जितने भी नाम हैं उतने इम्पोर्टेंट तो नहीं हैं, और ठीक है देख लेते हैं। नागार्जुन जो थे वो ब्राह्मण थे। तो यहाँ देखते हैं जो जो नाम इम्पोर्टेंट है सिद्धों में, हम वो देखेंगे। कन्हपा क्या थे, तो कायस्थ थे। और तिलोमपात क्या थे, तो ब्राह्मण थे। भद्रपा कौन थे, तो ब्राह्मण थे। और अगर आप इनके नामों को पहचानने का एक छोटा सा माध्यम है कि सभी सिद्धों के आगे जो है 84 सिद्धों के आगे क्या लगा है, तो लास्ट में पा लगा है। तो आप इनके आदर्श सूचक जो नाम हैं उसमें सभी में पा लगा है, तो आप इस तरह भी पहचान सकते हैं। अगर देख लेते हैं कुकुरपा क्या थे, तो ब्राह्मण थे, ठीक है। और फिर इसमें तो उतने इम्पोर्टेंट नाम मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए इसमें जो 3 इम्पोर्टेंट जो नाम है, जो योगिनी थी सिद्धों में, 3 योगिनी थी, स्त्रियां थी, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन थी, तो मणिभद्रा जो कि योगिनी थी, गृहदासी थी। कनपलमा ये भी योगिनी थी। और लक्ष्मीकरा ये भी योगिनी जो कि राजकुमारी थी। तो ये जितने भी नाम हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो तीनों नाम हैं ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है कि सिद्धों में सबसे पुराने शरह यानी कि सरोज वज्र है जिनका नाम। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, या ध्यान रखना है जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य के सीमा के अंतर्गत आता है। वज्रयान का केंद्र श्रीपत
रहा है। सहजयानियों की भाषा क्या था? तो संध्या भाषा था। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि सिद्धों की भाषा क्या थी? तो संध्या भाषा थी। आगे देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। ऐसी कुछ किंवदंतियां हैं। आगे देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या होगा यहाँ पे, संध्या भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा रहा है। तो संध्या और संधा भाषा में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे देखते हैं कि ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर, जिनका एक ग्रंथ है, कब लिखी गई? तो 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ग्रंथ है जिसमें 84 सिद्धों के नाम गिनाए गए हैं, तो वो ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखित वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है, जो कि 14वीं शती की है। आगे देखते हैं कि सहजयानियों को संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वो उलटवासियाँ लिखने लगे। तो संत कवियों पर किसकी भाषा का प्रभाव पड़ा था? तो वो सिद्ध साहित्य ही था। और कबीर की उलटवासियाँ जो थी काफ़ी प्रभावित थे। जितने भी संत कवि थे तो ये काफ़ी प्रभावित रहे हैं। आगे देख लेते हैं। राहुल संस्कृत्यायन ने सरहप्पा का जो समय माना है वो 769 ईस्वी माना है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहप्पा का टाइम पीरियड माना है विक्रम संवत 690 अर्थात 633 ईस्वी स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें से दोहा कोश प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। आगे देखते हैं कि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। तो बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया? तो यही थे हरप्रसाद शास्त्री जी ने। और क्वेश्चन बनती है, यहाँ से ध्यान रखना है। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को क्या कहा है? तो प्राचीन बांग्ला। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि दोहा कोश का संपादन किसने किया है? तो डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि दोहा कोश में किसके दोहे संग्रहित हैं? तो ये हैं तिलोत्तमा या सरहप्पा, जैसा कि अभी 84 सिद्धों में हमने नाम देखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे दोहा कोश जो कि सरहप्पा के ग्रंथ हैं, उसमें किसके दोहे संग्रहित है? तो तिलोत्तमा और सरहप्पा के दोहे और कन्हप्पा, ये तीनों के दोहे यहाँ पे संग्रहित किए गए हैं। आगे देख लेते हैं कि सरहप्पा के जीवन दृष्टि अगर संक्षेप में देखें तो इसमें क्या था? तो सहज संयम था, पाखंड और आडंबर के विना, यानी पाखंड और आडंबर का ये विरोध भी करते थे। इनमें गुरु की सेवा था, सहज मार्ग इन्होंने दिखाया सुझाया था, और महासुख की प्राप्ति जो कि सिद्धि द्वारा प्राप्त की जाती है ऐसा मानना था। आगे देखते हैं कि बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? तो देख लीजिए, संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अदैव वज्र ने दिया है, यानी कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने दिया? तो मुनिदत्त और अदैव वज्र ने दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कि शबरप्पा, अब दूसरे कवि की ओर जाते हैं। शबरप्पा कौन थे? तो शबरप्पा सरहप्पा के शिष्य थे। कौन थे? सरहप्पा के शिष्य थे तथा लुईपा के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? तो शबरपाद पड़ गया। इनके जन्म क्षत्रिय कुल में सन
780 ईस्वी में हुआ था और इनकी शबरपा की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम है चर्यापद और ये काफ़ी पूछी जाती है। तो आप जितने भी मैं अभी कवि कराने वाली हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको सीक्वेंस वाइज भी ध्यान रखना है और इनकी प्रमुख पुस्तक को भी आपको ध्यान रखना है, पूछी जाती है। आगे देखते हैं कि चर्यापद एक प्रकार का क्या है, तो गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है। तो सिद्ध साहित्य में जो दोहा कोश है इसकी रचना क्या है, तो भाषा पूछी जाए तो ये परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, आपको ध्यान रखना है। तथा चर्यापदों की अवहट में तो देख लीजिए यहाँ पे दोनों के शब्द, दोहा कोश की भाषा पूछी जाए तो ये परिनिष्ठित अपभ्रंश में लिखी गई है और चर्यापद जो कि शबरपा की प्रमुख ग्रंथ है उसकी भाषा तो वो अवहट है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गए। और साखी और शब्दी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो कबीरदास की आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए यहाँ पे जो सिद्ध साहित्य से प्रभावित कौन थे, तो संत कवि थे, जिसमें संत कबीर जो हैं वो प्रमुख कवि हैं संत साहित्य के। आगे है कि लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में माना जाता है। तो आपका अगर कर्म पूछे तो पहले शरपा होंगे, फिर लुइपा होंगे, फिर शबरपा होंगे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ईस्वी में कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। लुइपा शबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। तो अगर सिद्धों में प्रथम कवि पूछा जाए तो शरपा होंगे और सबसे सिद्धों में ऊंचा और सबसे ऊंचा स्थान रखने वाले कौन कवि थे, तो वो लुइपा आपको टिक करना है। आगे देखते हैं कि लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। उनके विचार इतने उच्च थे, रहस्यमय थे, तो इनके ये दो राजा जो थे और मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। आगे देखते हैं कि डोम्बिपा कौन थे, तो मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विपदोष और ये 3 जो ग्रंथ हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। डोम्बिपा कौन थे, तो विरूपा के शिष्य थे। आगे देखते हैं कि कण्हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। सबसे बड़ा कवि पूछे सिद्धों में तो वो कौन है, तो कण्हपा है। और सबसे ऊंचे कवि पूछे तो वो लुइपा है और सबसे प्रथम कवि पूछे तो वो शरपा है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि कण्हपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। तो ये जो कोटेशन है ध्यान में रखना है, पूछ सकता है। आगे देखते हैं कि कण्हपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जालंधरप्पा को अपना गुरु बनाया था इन्होंने। तो ये जितने भी कवि मैंने अभी बताए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनकी रचनाएं। तो ये सिद्ध साहित्य का मैंने छोटा सा ही ये वीडियो सोचा आप लोगों को उपलब्ध करा दूं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं और जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने सारे यहाँ पे करा दिया जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। और मैं कल जैन साहित्य और आपको रासो साहित्य कराने वाली हूँ और मैं जो सीरीज शुरू करने वाली हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। तो आपका पीजीटी, टीजीटी और यूजीसी नेट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं अभी तक, तो वो मैं सारे लेकर आने वाली हूँ, जल्द ही शुरू करने वाली हूँ उस सीरीज को। तो आप बिल्कुल जुड़े मेरे से और अगर आप नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए थैंक यू। सिद्ध साहित्य को देख लें, छोटा सा वीडियो है, फैक्ट वाले हैं, इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।